हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड ईयर, ठीक है, एमए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके सिलेबस को लेकर के आए हैं। और पूर्णतया ये जो सिलेबस है आप सभी लोगों को हम हिंदी में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा पुराना सिलेबस आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर अभी यानी कि अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में टोटली था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि मैम हमको टोटल हिंदी में सिलेबस बता दीजिए, ठीक है, हिंदी में वीडियो दे दीजिए। तो आज मैं आप सभी लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। और इसमें जो आप लोगों का चारों पेपर है, ठीक है, यानी कि थर्ड पेपर में आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को कितने पेपर पढ़ने हैं, 4 पेपर पढ़ने हैं, प्लस आप लोगों का एक जो है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, जो कि आप लोगों का कॉलेज के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि देखिए पिछले यानी कि पिछले ईयर से ही हम आप सभी लोगों का एमए की प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ अल्पना पर, ठीक है। तो कंटिन्यू आप सभी लोग ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, और अपनी जो भी नीड्स है, ठीक है, उसको पूरा करिए, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए आपका जो चैनल है वो है लर्न विथ अल्पना, इसको शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके फर्स्ट पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आई होप देखिए जो भी वीडियोज क्लासेस आप लोगों की चलाई गई है अपने यूट्यूब चैनल पर वो आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी जैसे कि सीटेट एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसकी अभी प्रिपरेशन में करा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा में व्यस्तता चल रही है, और आज नहीं तो फिर लगभग कल से मेरे सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू इस चैनल पर चलेगी, ठीक है। और इसी के बाद जस्ट आप लोगों के लिए हम होम साइंस यानी कि थर्ड सेमेस्टर का क्लास चलाएंगे, एंड फर्स्ट सेमेस्टर के भी जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी क्लास चलाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको एक बार आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, कल उन लोगों का भी हम सिलेबस देंगे और उनके लिए भी क्लास चलाएंगे। जैसे कि देखिए आप लोगों से एग्ज़ाम के भी बारे में बात कर देते हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो देखिए अभी दिसंबर में होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का वो लगभग आपका फरवरी में चला गया था, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में आप लोगों के जो एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का वो होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पेपर में क्या क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग पेपर का नाम याद कर लीजिएगा। जब आप लोगों से वाइवा होता है तो पेपर का नाम पूछा जाता है और आप लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग चारों पेपर का नाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में यानी कि रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए 100% श्योरली आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले अपने पेपर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। पेपर है आप लोगों का फर्स्ट एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, ठीक है, यानी कि मानव विकास का उच्चतर अध्ययन पार्ट 2। देखिए जो पार्ट 1 था आप सभी लोगों ने एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो आपका गर्भावस्था रहा होगा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये सब आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी जो इसके बाद के एज आती है आपका युवावस्था, मध्यवस्थता, ठीक है, और आपका जो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, ये आप सभी लोगों को थर्ड पेपर में अपने फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आप सबको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इकाई 1 होगा, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग इसको यूनिट 1 बोलेंगे। और इंग्लिश में तो आप सभी लोगों को जो चाहिए देखिए इंग्लिश वाला सिलेबस भी है वहाँ पर, ठीक है। और जो हिंदी वाला सिलेबस का PDF चाहिए वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर आप लोगों को एक दिन में आज नहीं तो फिर कल आप लोगों को PDF हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यूनिट फर्स्ट है किशोरावस्था एवं युवावस्था, यानी कि जो अवस्था आपका 20 से लेकर के 35 वर्ष तक चलती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि परिचय के बारे में, युवावस्था और वयस्कता पर जो जैविक है, ठीक है, जैविकता के बारे में, संस्कृति के बारे में, और इसके क्या विकासात्मक दृष्टिकोण है युवावस्था के, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद आप लोगों को विकासात्मक अवस्थाएं, कौन कौन सी विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों को देखिए डिटेल में क्लास लेंगे 15 दिसंबर के बाद लेंगे, ठीक है, क्योंकि सीटेट एग्जाम होने के बाद ही मैं होम साइंस पे आ पाऊंगी। ओके, तो इस प्रकार से हम आप सभी लोगों का जो तैयारी होगा वो दिसंबर के एंड में कराएंगे और एक महीने में
कंप्लीटली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। वैसे तो काफ़ी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, यदि आप लोग उतना पढ़ लेते हैं। थ्योरी की एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, ना कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर आएंगे, ठीक है। थ्योरी में तो आप सभी लोग सीरीज के भी पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। एंड किसी भी टॉपिक से आप लोगों को पर्सनली कोई भी यानी कि वीडियो चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो वो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है, यानी कि सिलेबस की, वो भी आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यानी कि सामाजिक संगठन का महत्व, यानी कि सामाजिक संगठन का क्या महत्व होता है। जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीवन चक्र, दृष्टिकोण, कामुकता, विवाह, वैवाहिक समायोजन और पितृत्व, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद आपको पढ़ना है कि भारत में वयस्क जनसंख्या पर जनगणना का डेटा, यानी कि भारत में जो आपकी वयस्क जनसंख्या का जनगणना है उसका डेटा आप लोगों को देना है, यानी कि पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो रहा आप लोगों का यानी कि इकाई 1, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को किशोरावस्था, सॉरी किशोरा नहीं, युवावस्था, ठीक है, युवावस्था एवं युवावस्था के बारे में पढ़ना है। एंड आपका यूनिट सेकेंड यानी कि इकाई 2 आप लोगों का आता है। देखिए, हमने फर्स्ट पेपर इकाई के माध्यम से लिया है, इसके बाद मैंने आप लोगों को केवल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि क्या आप लोगों को मेन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का मध्य वयस्कता, जो कि आपका 35 से लेकर के 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को भौतिक निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, वयस्क बुद्धि के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व विकास, और परिवार में इनकी क्या भूमिका होती है। मध्य वयस्कता वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि पूर्व प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, इनकी परिवार में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों के पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि स्वयं का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का विकास कैसे करें। और इसी के साथ अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में पढ़ना है। पारिवारिक रिश्ते बनाए रखना, यानी कि जो भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप, उसको कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में पढ़ना है। यारियां, यानी कि जो दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वयस्क संतानों का पालन पोषण और उनका विवाह, महिलाओं में रजोवृत्ति के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है, वयस्क कामुकता के बारे में, कार्य और कैरियर के बारे में, एंड विकास लिंग भेद के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि कैरियर विकास और लिंग भेद के भी बारे में आप लोगों को यूनिट सेकेंड यानी कि जो मध्य वयस्कता होती है आपका 35 से लेकर के 50 एज, उसको पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है इकाई 3 यानी कि यूनिट थर्ड आपका आता है जो देर से वयस्कता होती है, जिसका एज चलता है 50 से लेकर के 65 वर्ष, ठीक है। तो जो आपका देर से वयस्कता आती है यानी कि 50 से लेकर के 65 वर्ष, इसमें आपका पहला पॉइंट है व्यक्तित्व में निरंतरता एवं परिवर्तन, ठीक है, यानी कि जो अभी आपके व्यक्तित्व में निरंतरता हो रही है, परिवर्तन हो रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसी के पारिवारिक जीवन चक्र, इसका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को सीरीज से भी क्वेश्चंस उठाए हुए थे पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में, वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा पेपर 1 में, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप में ये पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आता है, पिछली बार तो ये शॉर्ट में भी आया था। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड आप लोगों का जो क्लास है श्योर सीरीज के क्वेश्चंस है, एंड ऐसे भी मैंने जो भी क्लास लिए सारे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट का वीडियो मैं आज ही आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल पर यानी कि उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, और वो आप लोग हमेशा कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये केवल एक तरीके से देखिए आप लोग 60% अपना लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट यदि कोई बहुत ही अच्छा नंबर लाएगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। बट यदि आप किसी भी अदर वनडे कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 60%, 65-70% तक भी लाते हैं तो आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। सामाजिक रिश्ते के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका ग्रैंड पेरेंटहुड, ठीक है, ये आपका ग्रैंड पेरेंटहुड के बारे में, यानी कि इसमें आप लोग का अंतरपीढ़ी संबंध के बारे में पढ़ना है। यानी कि देखिए, जो नई पीढ़ी होती है और पुरानी पीढ़ी होती है, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कठिन होता है, इसी को बोलते हैं अंतरपीढ़ीगत संबंध, ठीक है, संघर्ष कहिए या संबंध कहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, वहां पर आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यावसायिक निरंतरता एवं पहचान में परिवर्तन का प्रभाव। और अगला पॉइंट आपको पढ़ना है औपचारिक कार्य से सेवानिवृत्ति। जैसे कि देखिए, जो भी 62 ईयर्स के ओल्ड एज के हो जाते हैं उनका क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है, उसी को सेवानिवृत्ति बोलते हैं। सेवानिवृत्ति से भी संबंधित आप सबको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में पेपर 1 में।
अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि जो देर से वयस्कता होती है व्यक्ति में, ठीक है, महिला या फिर पुरुष में, जो कि 50 से लेकर के 65 वर्ष तक होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनमें कौन कौन से ज़्यादातर रोग पकड़ते हैं इनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यूनिट 3 में ही पढ़ लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका यूनिट 4 यानी कि इकाई 4, जिसमें आप लोगों का पढ़ना है वृद्धावस्था, जो कि 65 ईयर प्लस वाले जो व्यक्ति आते हैं, ठीक है। इसमें आपके हैं उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलू, यानी कि उम्र बढ़ने के बाद, ठीक है, इनके शारीरिक पहलू क्या क्या होते हैं, शारीरिक गतिविधियां इनकी कैसी रहती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है वृद्धावस्था के बारे में। दूसरा है पॉइंट इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं और रचनात्मकता में परिवर्तन, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, देखेंगे संज्ञानात्मक जो उनकी क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, और कोई भी क्रिएटिव कार्य नहीं कर पाते हैं, रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते, इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मनोसामाजिक विकास कैसे होते हैं इनमें, ठीक है, वृद्धावस्था में, ये सब आप लोगों को यूनिट 4 में ही पढ़ना है। अगला है आपका पॉइंट पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं रोग, मृत्यु और शोक, ठीक है, ये सब आप लोगों को वृद्धावस्था में पढ़ना है, यानी कि पेपर 1 में, ठीक है, एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, ठीक है। ये सब आप लोगों को फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एंड यदि आप लोग सिलेबस से खुद से नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप सभी लोगों को काफ़ी यानी कि बहुत वीडियो जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, वो आप लोगों को यूट्यूब पर कराया गया है पिछली बार का, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। कुछ नई क्लासेस भी आप लोगों की हम चलाएंगे दिसंबर के एंड में, ठीक है। चलिए पेपर 2 के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए हमारा पेपर 2 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को पॉइंट वाइज सिलेबस के बारे में बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, और ये पेपर थोड़ा सा बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आप लोगों को पढ़ना है आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के सिद्धांत, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा और सिद्धांत है, सुरक्षा एवं शिक्षा है, ठीक है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉइंट 1 हो जाएगा ये आपका। मैं ज़्यादातर आप लोगों को हिंदी में ही फोकस करूंगी, क्योंकि आप सबको हिंदी में ही सिलेबस चाहिए था, ओके। अगला पॉइंट इसमें आप लोगों को पढ़ना है ECCE के विकास के क्षेत्र में विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों का योगदान, यानी कि जो आप लोगों का ECCE है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो विकास किया गया है, इसके क्षेत्र में जो भी आपके विभिन्न भारतीय एवं जो पाश्चात्य दार्शनिक है, ठीक है, या फिर जो शिक्षा शास्त्री हैं, इनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ठीक है, गांधी जी हो जाएंगे, और भी कई लोग हैं। मैं आप लोगों को और इसमें आप लोगों के देखिए माइंड से निकल गया, फ्रोबेल साहब हैं, ठीक है, ये सब हैं, आप लोगों को क्लास मिल जाएगा, यूट्यूब पर बने हुए हैं वीडियो, ठीक है। अभी थोड़ा सा माइंड में आ नहीं रहा है, बट मैं आप लोगों को क्लासेस के लिए भी लूँगी, ठीक है। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है कि भारतवर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास, यानी कि हमारे भारतवर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है पेपर 2 में। एंड 4th पॉइंट इसमें कि ECCE के विकास में विभिन्न साधन एवं कार्यक्रम, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के विकास में कौन कौन से साधन एवं कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। 5वां पॉइंट है पूर्व प्राथमिक विद्यालय केंद्र का संगठन, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का जो केंद्र है, ठीक है, इसका संगठन कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड 6 पॉइंट आपका 6वां नर्सरी स्कूल की कार्य योजना, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम प्लानिंग फॉर नर्सरी स्कूल, ठीक है, यानी कि जो नर्सरी स्कूल के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है वो क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ECCE की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ ECCE, यानी कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, ओके। तो ये आपका सेकंड पेपर भी कंप्लीट होता है। अगले पेपर में हम लोग चलेंगे, और हमारा 3rd पेपर है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी आप लोगों का ये पेपर है, ठीक है, रचनात्मकता का विकास। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगा इसमें, ठीक है, जो कि मेरा पहले से ही यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप सब लोग पेपर 3 का जो 3rd सेमेस्टर पेपर 3 का प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे, ठीक है,
तो उसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास मिल जाएगा, उसमें विषय प्रवेश मैंने सब चीज़ उसमें शॉर्ट रूप में थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है सृजनात्मकता के सिद्धांत, ठीक है, सृजनात्मकता के सिद्धांत पढ़ना है, फिर सृजनात्मकता के मापन के उपागम के बारे में पढ़ना है, एंड फोर्थ पॉइंट है सृजनात्मकता का मापन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे आपका आता है सृजनात्मक अवयवों का मापन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। छठवां पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता का विकास, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। सातवां पॉइंट है बुद्धि एवं सृजनशीलता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बुद्धि और सृजनशीलता इन दोनों से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आठवां पॉइंट इसमें आप लोगों को पढ़ना है व्यक्तित्व एवं सृजनशीलता। नौवां पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को विद्यालय एवं सृजनशीलता या फिर सृजनात्मकता, ठीक है। अगला पॉइंट आप सबको पढ़ना है परिवार एवं सृजनात्मकता। अगला है आपका पॉइंट सृजनात्मक व्यक्ति के गुण एवं विशेषताएं, यानी कि जो व्यक्ति सृजनात्मक होता है यानी कि क्रिएटिव होता है, ठीक है, सृजनशील होता है, उस व्यक्ति की क्या गुण होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या दोष होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है लालन पालन की विधियां, यानी कि जो बच्चों का पालन पोषण किया जाता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। मस्तिष्क विक्षोभ यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं। अगला आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान, यानी कि आप किसी भी समस्या का किस प्रकार से समाधान कर रहे हैं या फिर कौन सा व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, जो कि एक सृजनशील व्यक्ति होता है वही अपनी समस्याओं का समाधान ज़्यादातर कर पाता, ठीक है। तो ये आपके 14 पॉइंट्स हैं पेपर 3 के डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता के विकास में आप सभी लोगों को इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है पेपर 4, जो कि सबसे लंबा चौड़ा इसी का सिलेबस है, बट पेपर में जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते। इससे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चंस जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, ठीक है। फोर्थ आपका पेपर है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, ठीक है, यानी कि समाज में परिवार का अध्ययन, ठीक है। इसको भी मैंने देखिए ये इसका बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है, बट मैंने इसको पॉइंट वाइज लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि सिलेबस का ही वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहता है तो लोग जल्दी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि न जाने क्या ही मैम ज़्यादा बकवास करती हैं या फिर ज़्यादातर बात करती हैं, ठीक है, बट बात मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है, बस केवल आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताती हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को यानी कि जो समाज में परिवार का अध्ययन है, देखिए स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। और एक बात और, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, किसी के 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, ठीक है, सबको शेयर करिए, क्योंकि हिंदी में सबको सिलेबस नहीं मिलते हैं। आप कंप्यूटर से भी निकलवाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर इंग्लिश में ही सिलेबस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपरली हिंदी में मैं दे रही हूँ, ठीक है, बट मैंने नीचे थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिया है, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो कि मैम पूरा हिंदी में दी है, इसका इंग्लिश क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बताऊंगी हिंदी में, बट आप लोगों को नीचे सारी देखिए टाइपिंग में मैंने इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट जो है सामाजिक व्यवस्था के घटक के रूप में परिवार संरचना एवं संदर्भ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है परिवार का अर्थ व परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, ओके। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को परिवार के बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है आपका परिवार एक विकासशील एवं गतिशील संस्था के रूप में पढ़ना है। इसमें आपका परिवार का आधार और उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका परिवार में कार्य, ठीक है, यानी कि परिवार में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इसमें आपका दिया गया है परिवार के कार्यों का वर्गीकरण ये रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, वर्गीकरण यानी कि देखिए परिवार के मौलिक व सार्वभौमिक कार्य होते हैं, दूसरा होता है परिवार के परंपरागत कार्य, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन सभी में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़िए, देखिए आप लोगों को सारी वीडियोज मिल जाएंगे। और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, सभी प्लेलिस्ट का जो भी यानी कि लिंक है वो मैं दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ढूंढने में। और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी जो आप लोगों का यानी कि लिंक होगा, ठीक है, मैं सारा शेयर कर दूंगी आज ही।
अगला पॉइंट आपको पढ़ना है परिवार संरचना, यानी कि परंपरागत यानी कि जो संयुक्त परिवार होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए इतने सारे चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है संयुक्त परिवार के बारे में, यानी कि भारतीय संयुक्त परिवार की परिभाषा के बारे में पढ़ना है, भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषताएं, भारतीय संयुक्त परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि, भारतीय संयुक्त परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारत में संयुक्त परिवारों का भविष्य एंड संयुक्त परिवारों के विघटन के क्या क्या कारण हैं, संयुक्त परिवार के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। ठीक है, ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं संयुक्त परिवार के अंतर्गत। अगला पॉइंट आपका आता है वैकल्पिक परिवार यानी कि अल्टरनेटिव फैमिलीज। ठीक है, जिसमें आप लोगों के अकेले माता पिता जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, या फिर संतानहीन अथवा निसंतान परिवार के बारे में पढ़ना है। ओके, अगला पॉइंट है आपका परिवार के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को कितने प्रकार के परिवार के बारे में पढ़ना है, जितने प्रकार के परिवार के बारे में आप लोगों को दिया गया है उतने ही परिवार के प्रकार आप सब अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए विभिन्न आधारों पर परिवार का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपका सदस्य संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण, ठीक है, दूसरा आपका होता है निवास के आधार पर परिवार, तीसरा आपका होता है संबंधों के आधार पर परिवार, चौथा होता है पति पत्नी की संख्या के आधार पर परिवार, पांचवा है जन्म एवं संतानोत्पत्ति के आधार पर परिवार, छठवां है सत्ता एवं वंशक्रम के आधार पर परिवार, सातवां है समुदाय के आधार पर परिवार, आठवां है आपका ऐतिहासिक आधार पर परिवार, और नौवां है धर्म के आधार पर परिवार, और 10वां है संस्कृति के आधार पर परिवार। तो परिवार देखिए कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को 10 प्रकार देते हैं, जिसमें कि जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन जो हैं वो पहले से ही लॉन्ग क्वेश्चन में दिए, यानी कि मैंने बता दिया है पिछली बार ही, तो वीडियो अभी भी पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इकाई संबंधी परिवार यानी कि जो एकल परिवार होता है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है इकाई परिवार का महत्व यानी कि एकाकी या फिर एकल परिवार के बारे में। ठीक है, एकाकी परिवार के गुण, एकाकी परिवार के दोष, एकाकी परिवार में बच्चों के पालन पोषण संबंधी समस्याएं। ठीक है, ये सभी आप लोगों को 7th पॉइंट में पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका कि परिवार की बदलती भूमिका का विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं पर प्रभाव एवं कारण। ठीक है, तो इसमें देखिए जो परिवार परिवर्तन की प्रक्रिया में इसमें आपका स्नेहनात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति, तीसरा संतानोत्पत्ति का कार्य, चौथा है आपका आर्थिक कार्य, पांचवा है धार्मिक कार्य, छठवां है शैक्षणिक कार्य, सातवां है राजनैतिक कार्य, आठवां है स्वास्थ्य संबंधी कार्य, नौवां है मनोरंजनात्मक कार्य, 10वां है संरक्षणात्मक कार्य, और 11 है आपका स्थिति प्राप्त करने का कार्य, 12 है सामाजिकरण, परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक, परिवार का भविष्य। ठीक है, ये सब आप लोगों को पॉइंट्स 8 में पढ़ना है कि परिवार की बदलती भूमिका का विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं पर प्रभाव एवं कारण। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ओके, चलिए 9वां पॉइंट है आप लोगों का पारिवारिक अध्ययन के सिद्धांत एवं उपागम। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, पारिवारिक अध्ययन के सिद्धांत एवं उपागम। इसमें आप लोगों को देखिए विकासात्मक उपागम के बारे में पढ़ना है, परस्पर संबंध उपागम, वैवाहिक संबंध, बाल अभिभावक संबंध, किशोर बालक एवं अभिभावक संबंध, संस्थानिक उपागम, सर्वांगीण उपागम, पारिवारिक जीवन चक्रीय उपागम, धन समय शक्ति, पारिवारिक जीवन चक्र के 3 मुख्य अवस्थाएं। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखिए प्रथम अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक परिवार, द्वितीय अवस्था में विस्तृत परिवार, और तृतीय अवस्था में संकुचित परिवार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे है तरंगित या चक्राकार सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, प्रगतिवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस देखिए 4th पेपर का काफ़ी लंबा चौड़ा है, बट इसमें आप लोगों को शॉर्ट रूप में पढ़ना है। ठीक है, बट सिलेबस जो है देखिए हम आप लोगों को कम्प्लीटली पूरा यानी कि जितना भी है, ठीक है, मैं सब बताऊंगी, क्योंकि भाई आगे भी चल करके आने वाले बच्चों को भी ये सिलेबस का वीडियो जो है वो पड़ा रहेगा यूट्यूब चैनल पर, आने वाले बच्चों को भी काम देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं। ठीक है, अगला है आपका 10वां पॉइंट कार्य एवं परिवार यानी कि आपका वर्क एंड फैमिली के बारे में पढ़ना है। इसमें कार्य सरलीकरण की तकनीक, औपचारिक तकनीक, पेन और पेंसिल तकनीक। ठीक है, कार्य सरलीकरण के संबंध में किए गए शोध, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग, गृहिणी के रोजगार प्रारंभ करने के कारण, और परिवार संबंधों पर गृहिणी के रोजगार का प्रभाव, यानी कि पारिवारिक संबंधों पर आपकी गृहिणी का यानी कि गृहिणी के जो रोजगार होते हैं, जो जॉब्स होते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका 11वां शिक्षा एवं
परिवार, ठीक है। एजुकेशन एंड फैमिली के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के विभिन्न स्वरूप, प्रकार, शिक्षा के कार्य या फिर महत्व, ठीक है, और परिवार का शैक्षिक महत्व क्या है, घर का वातावरण कैसा है, पारिवारिक शिक्षा के उद्देश्य, पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत, परिवार के शैक्षिक कर्तव्य, परिवार में शिक्षा प्रदान करने की विधियां, पारिवारिक शिक्षा को प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय। ये सभी आप लोगों को 11वां पॉइंट में यानी कि 11वें पॉइंट में शिक्षा एवं परिवार के अंतर्गत पढ़ना है। अगला है आपका 12वां पॉइंट है स्वास्थ्य एवं परिवार यानी कि हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य के प्रकार, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वस्थता की विशेषताएं, मानसिक अस्वस्थता, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवन चक्र, मानसिक रोगों की रोकथाम, ठीक है। इसमें आप लोगों को यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। एंड 13 पॉइंट है, 13वां यानी कि 13th पॉइंट है धर्म एवं परिवार यानी कि रिलीजन एंड फैमिली। इसमें आप लोगों को धर्म का अर्थ, ठीक है, अवधारणा, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं यानी कि धर्म की विशेषताएं, धर्म के कौन कौन से लक्षण हैं, धर्म का हमारे सामाजिक क्या महत्व है, ठीक है, यानी कि धर्म का सामाजिक महत्व क्या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकी एवं परिवार, ठीक है, यानी कि इकोलॉजी एंड फैमिली, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है, ठीक है, इसकी संरचना के बारे में, इसके अर्थ परिभाषा के बारे में, मानव परिस्थितिकी के बारे में, ठीक है, वर्तमान मानव परिस्थितिकी में असंतुलन एक विश्लेषण, मानव परिस्थितिकी में संतुलन कुछ सुझाव, पर्यावरण एवं जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका, ठीक है, परिवार नियोजन की भूमिका, परिवार नियोजन की आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, ठीक है, ये सभी आप लोगों को पारिस्थितिकी एवं परिवार के बारे में पढ़ना है। एंड अगला आपको पढ़ना है सरकार एवं परिवार यानी कि गवर्नमेंट एंड फैमिली, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को सरकार एवं परिवार में। इसमें सबसे पहले सरकार द्वारा चलाए गए परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जवाहर रोजगार, देखिए ये सब आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसेम के बारे में पढ़ना है, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्तहीनता बराम कार्यक्रम, बाल अंधता निरोधक कार्यक्रम, घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा ICDS, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम यानी कि ग्राम सेविका, ठीक है। ये सभी के बारे में शॉर्ट रूप में आप लोगों को इसमें पढ़ना है 4th सेमेस्टर में, ठीक है। 16वां पॉइंट है आपका, लगभग ये लास्ट ही होगा, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आप लोगों के अच्छा 17, 18, 19, 20, चलिए 20 पॉइंट है, चलिए कोई बात नहीं है, सारे हम अभी आप लोगों को कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। सरकार एवं परिवार आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आप लोगों का पारिवारिक हिंसा, प्रताड़ित महिला, बाल दुर्व्यवहार, यौन शोषण, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इसमें आप लोगों को पारिवारिक हिंसा, प्रताड़ित महिला, महिलाओं पर हिंसात्मक अत्याचार के प्रकार, हिंसा के शिकार महिलाओं की विशेषताएं, ठीक है, यानी कि हिंसा से जो शिकार हो रही महिलाएं हैं उनकी विशेषताएं बताना है आपको, पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं, पारिवारिक हिंसा के कारण, पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय, महिलाओं का घरेलू हिंसा से बचाव कानून 2005, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट है आप लोगों का बाल दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण, ठीक है, यानी कि जो बाल यौन व्यवहार होता है उनके साथ यौन शोषण होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बाल दुर्व्यवहार के प्रति धारणा, ठीक है, यानी कि क्या क्या धारणाएं हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर बाल दुर्व्यवहार के प्रकार, यौन शोषण के आंकड़े, बाल दुर्व्यवहार के कारण, शारीरिक एवं यौन शोषण के कारण, संवेगात्मक शोषण के कारण, बाल दुर्व्यवहार के प्रभाव, बाल दुर्व्यवहार से संबंधित कानून, बाल श्रम के कारण, ठीक है, बाल श्रम की समस्या का स्वरूप, और आगे है इसमें आपका 1 मिनट, बाल श्रम की प्रमुख समस्याएं, भारतीय उद्योगों में बाल श्रमिकों की सुधार के राजकीय प्रयास, बाल श्रम के दोष या समस्या को हल करने के उपाय, ठीक है। तो इतने आपको पॉइंट जो दिए गए हैं ये आपके बाल दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। दहेज प्रथा में आपको क्या क्या पढ़ना है, दहेज प्रथा की परिभाषा पढ़ना है, दहेज प्रथा के कारण, दहेज
प्रथा की हानियां, दहेज से संबंधित अधिनियम, दहेज समस्या निराकरण के सुझाव। ठीक है, ये सब आपको डोरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका कि बालक का पालन पोषण एवं समाजीकरण। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है बच्चों के पालन पोषण की परिभाषा। ठीक है, यानी कि बच्चों की जो पालन पोषण होती है उसका अर्थ परिभाषा, पालन पोषण की क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में, और व्यवस्थापन समस्याएं क्या होती हैं उसके बारे में, और समाजीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लैंगिक भूमिका। ठीक है, यानी कि जेंडर रोल्स। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखिए क्या पढ़ना है, इसमें लिंग विश्लेषण के बारे में पढ़ना है, लिंग निर्धारण का अर्थ पढ़ना है, लिंग भेद के कारण, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव दूर करने हेतु आवश्यक कार्यक्रम, भारत में महिला सशक्तिकरण के सहायक घटक व व्यवहारिक सुझाव, महिलाओं के सुरक्षा संबंधी अधिनियम। ठीक है, ये सब आपको जेंडर रोल्स के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह। ठीक है, यानी कि डिवोर्स एंड रीमैरिज। ठीक है, विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको विवाह विच्छेद का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, उसकी आवश्यकताएं पढ़नी है, यानी कि क्या उसकी नीड्स हैं। ठीक है, उसके क्या कारण हैं, यानी कि विवाह विच्छेद के कारण, विवाह विच्छेद के परिणाम, विवाह विच्छेद संबंधी कानून, विवाह विच्छेद में विपक्ष में तर्क अथवा विवाह विच्छेद के दोष, विवाह विच्छेद के पक्ष में तर्क अथवा विवाह विच्छेद के लाभ, विवाह विच्छेद को दूर करने के उपाय, विवाह विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण, विधवा विवाह व पुनर्विवाह और विधवा विवाह के संबंध में कानून। ठीक है, ये सब आपको विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक देखिए आपका सिलेबस जो होता है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, यानी कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर में चारों पेपर है वो मैंने टोटली कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत समस्या परेशानी है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, एंड अपने सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, तो सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।